हेलो एंड वेलकम गाइस, वेरी वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आप सबका दोस्तों तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे 23-24 का। यहाँ पर मैंने गलती से नहीं लिखा है, ये सही लिखा है बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे है जो कि सर्वे करता है पिछले फाइनेंशियल ईयर का, दैट इज़ फाइनेंशियल 24। तो उसी सर्वे को हम आपके लेकर आए हैं। इकोनॉमिक सर्वे एक तरह का रिपोर्ट कार्ड होता है जो गवर्नमेंट को ड्राफ्ट करता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। इसे पार्लियामेंट में पेश करती हैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर इस समय श्रीमती निर्मला सीतारमन, और फिर आगे चलकर इस पे डिस्कशंस भी होते हैं। एक तरह का ये रिपोर्ट कार्ड है कि पिछला साल कैसे हमने परफॉर्म किया, उसी के बेसिस फिर आगे चलकर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक तरह का कर्टन रेजर है, एक तरह का ये इवेंट है जिसमें कि हम बताया जाता है कि क्या हमने परफॉर्म किया है, क्या हमसे उम्मीदें हैं, क्या आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। अगर हम पूरे स्ट्रक्चर की बात करें, पूरे एक फुल फ्लेजेड बजट सेशन की बात करें, तो सबसे पहले होती है हलवा सेरेमनी, जहाँ पर बिल्कुल आपने सही सुना, सही सोचा, हलवा बनता है, मुंह मीठा किया जाता है। उसके बाद एक लंबे समय तक, जब तक कि बजट प्रेजेंट नहीं हो जाता, उसके बाद भी काफ़ी समय तक जो बजट ऑफिशियल्स हैं उनको एक ही जगह रखा जाता है। उनको दुनिया और दीन दुनिया से वास्ता नहीं होता, वहीं पर खाना है, वहीं पर सब कुछ एडजस्टमेंट होता है, और उसके बाद फिर आपका बजट पेश होता है। इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो बजट के एक दिन पहले होता है। इस साल अगर हम बात करें तो दो बार बजट पेश होना है। एक बार हो चुका है पहले, जो कि इंटरिम बजट था। अब जो दूसरा बजट होगा वो फुल फॉर्म बजट होगा, जो रिमेनिंग फाइनेंशियल ईयर उसका बजट होगा, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपका एग्जामिनेशन में रोल प्ले करेगा। इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, मैंने आपसे पहले कहा, एक एनुअल डॉक्यूमेंट है जिसे रिलीज़ किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसमें बहुत डिटेल में अपडेटेड सोर्स होता है देश की इकोनॉमी का। एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी इन द पास्ट 1 ईयर, और इसके की चैलेंजेस की बात करें तो इसमें पॉसिबल सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं उनकी बात भी करती है, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं उनकी बात भी यहाँ पर दोस्तों होती है। इकोनॉमिक सर्वे को दोस्तों ड्राफ्ट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं बाय द इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ इंडियाज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। आपके सामने उनकी फोटो दी हुई है, इनका नाम है वी अनंता नागेश्वरन, जिनकी अध्यक्षता में इस बार का फिर से जो सर्वे है उसे ड्राफ्ट किया गया है। जैसा मैंने आपसे पहले बताया, बजट के पेश होने के एक दिन पहले इसे हम प्रेजेंट करते हैं। पहला इकोनॉमिक सर्वे जो था उसे 1950-51 में प्रेजेंट आपका किया गया था, और अब ये आपका फिर से एक सर्वे जो है उसे हमने प्रेजेंट दोस्तों किया है। आइए जानते हैं इस बार के बजट में क्या था, इस बार के सर्वे में क्या था। जानने से पहले दोस्तों, मैंने पिछले साल भी कराया था, उसमें मैंने बताया था कि चैप्टर्स में डिवाइड होता है एक इकोनॉमिक सर्वे, और इस बार भी 13 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है स्टेट ऑफ इकोनॉमी पर, सेकंड मॉनेटरी मैनेजमेंट पर, थर्ड प्राइजेस एंड इन्फ्लेशन पे, फोर्थ एक्सटर्नल सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, दैट इज दी फॉरेन एक्सटर्नल सेक्टर, फॉरेन रिजर्व्स, फिफ्थ मीडियम टर्म आउटलुक, स्ट्रैटेजी क्या करें हम आने वाले 10 से 15 सालों में, चेंज एंड एनर्जी ट्रांजिशन, कैसे हम ट्रांजिशन करें फ्रॉम अ फॉसिल फ्यूल एनर्जी टू अ ग्रीन एनर्जी, टू अ ग्रीन एंड अ मोर क्लीनर एनर्जी, सोशल सेक्टर कैसे उसको बेनिफिट करके पावर करते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्या है, स्किल डेवलपमेंट कैसा है, एग्रीकल्चर फूड मैनेजमेंट कैसे उस पर काम करना है और काम किया है, इंडस्ट्री स्मॉल एंड मीडियम मैटर्स, सर्विसेज सेक्टर जो इंडिया की यूएसपी है, बिकॉज इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी सर्विस सेक्टर इकोनॉमी है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर लिफ्टिंग पोटेंशियल ग्रोथ, उस पर भी बात होगी, और आखिरी चैप्टर होता है आपका क्लाइमेट चेंज, जो कि इंडिया एक तरह से आउट ऑफ ऑल द एशियन नेशंस काफ़ी अच्छा कोशिश कर रहा है क्लाइमेट चेंज में काम करने का। हालांकि दैट इज़ नॉट एट द लेवल ऑफ लेट्स सपोज कंट्री लाइक जापान और नॉर्वे, लेकिन फिर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिसेंट अमाउंट इनफ काम हमारी सरकार ने किया है। तो आइए ज़रा एक और डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, स्टेडी एज शी गोज इसका टैगलाइन है। According to the economic survey, in the financial year 25, the current financial year, 6.5% से 7% इकोनॉमी ग्रो करेगी। फाइनेंशियल 24 में 8.2% इकोनॉमी ग्रोथ रहेगा। अगर हम बात करें रिटेल इन्फ्लेशन का, तो वो रहेगा 5.4% का फाइनेंशियल ईयर 24 में। करंट अकाउंट डेफिसिट है 0.7% का। ये दोनों पता होगा आपको। अभी हाल ही में जीडीपी का बेस ईयर चेंज करने का भी अपडेट है, और जो बेस ईयर चेंज करने का एक टारगेट सेट किया गया है, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, जो 26 मेंबर्स की कमेटी है, जिसे MOSPI ने आपका बनाया है, और वो कमेटी को लीड करेंगे विश्वनाथ गोलदर, जो कि डिसाइड करेगी कि नया बेस ईयर आपका जो है वो
क्या होगा जीडीपी को कैलकुलेट करने का। सिमिलरली जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है या जो रिटेल इन्फ्लेशन है उसके अकॉर्डिंग 5.4% पे था फाइनेंशियल 24 में। इसको लेकर भी और WPI होलसेल प्राइस को लेकर भी, प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन को लेकर भी, इसके लिए भी एक 22 मेंबर कमेटी बनेगी। इसे भी बनाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन इसमें श्री काल सिंह जो डायरेक्टर जनरल हैं आपके ऑफ MOSPI वो इसको लीड करेंगे। तो उसको भी हमें इस साल उसका भी बेस ईयर जो है उसको चेंज करने की बात की गई है, उसे रिकैलिब्रेट करने की बात की गई है। फिर आता है करंट अकाउंट डेफिसिट। मोटा माटी बताएं तो जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं, जब इंपोर्ट ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट कम होता है, जब मनी कमिंग इन ऑन रियल टाइम बेसिस कम है, मनी गोइंग आउट ऑन रियल टाइम बेसिस आपका ज़्यादा है, तो उस समय डेफिसिट की संभावना बनती है जिसे हम करंट अकाउंट डेफिसिट का नाम देते हैं। फिर आता है दोस्तों आपका टैक्स डिवीजन की जो टैक्स कलेक्शन करती है सरकार, कितना परसेंट कहाँ कहाँ से आता है। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, जो कि एक इंडिविजुअल से, कंपनी से एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने के बाद ली जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की या GST की, तो वह सबसे बराबर लिया जाता है। आपने अगर वो चीज़ परचेज की है तो अगर फलाने ने वो टैक्स पे किया है तो आप भी वो टैक्स पे करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मिल्क कार्टन्स पे अभी GST 12% का है, तो 12% आप भी पे करोगे, और कल को अगर अंबानी भाई भी लेने जाए दुकान पे दूध मिल्क कार्टन तो उनको भी 12% GST उस पर पे करना पड़ेगा, वो सबके लिए बराबर है। लेकिन अंबानी साहब ज़्यादा टैक्स पे करेंगे बिकॉज उनकी इनकम ज़्यादा है, वहाँ पर उन्हें इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, उन्हें सरचार्ज पे करना पड़ेगा, उनकी कंपनी को कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ेगा, वहाँ पर सरचार्ज पे करना पड़ेगा, वो आता है आपका डायरेक्ट टैक्स में। तो डायरेक्ट टैक्स में परसेंटेज आपका है 55% का, और इनडायरेक्ट टैक्स में परसेंटेज है आपका 45% का। जो भी टैक्स रेवेन्यू आता है उसमें से 55% डायरेक्ट टैक्स से आता है, 45% आपका इनडायरेक्ट टैक्स से आता है। फिर आता है दोस्तों मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, स्टेबिलिटी इज द वॉचवर्ड। इसका अगर मैं आसान मतलब बताऊं, कैसे हम मनी सप्लाई को मैनेज करना है, और दूसरा फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, कैसे RBI और बैंक्स इंटरमीडिएट या मीडिएट कर सकते हैं स्टेबिलिटी लाने के लिए इन द एंटायर इकोनॉमी, मनी सप्लाई कैसे वो स्टेबल कर सकते हैं। तो RBI की बात करेंगे बिकॉज सबसे बड़ा तो इंटरमीडियरी वही है, सबसे बड़ा इंडिया का इकलौता जो मॉनेटरी मैनेजर है वही यही है। तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट एज पर द सर्वे, जब तक सर्वे आया तो पॉलिसी रेपो रेट को इन्होंने 6.5% रखा है। सिमिलरली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ने जो क्रेडिट दिया है टू द इकोनॉमी, वो अमाउंट है आपका 164.3 लाख करोड़ का, जो कि अगर हम कंपेयर करें विद द प्रीवियस ईयर तो वो आपका इंक्रीज किया है बाय 20.2% बाय मार्च 2024। फिर दोस्तों स्टेबिलिटी तब भी आ सकती है जब लॉस मेकिंग कंपनीज को हम क्विकली एग्जिट कराएं, बिजनेस क्विकली उनके जो व्यवसाय है उसे हम क्लोज कराएं और क्विकली रेजोल्यूशन लाएं, और जो क्रेडिटर्स हैं उनके या जिनको पैसे देने हैं उनको हम पैसे समय पर वापस कर दें। सो अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 31,394 कॉर्पोरेट डेटर्स इन्वॉल्विंग 13.9 लाख करोड़ हैज बीन डिस्पोज। इतना पैसा रिजॉल्व कर दिया गया है बाय मार्च ऑफ 2024। सिमिलरली जो प्राइमरी कैपिटल मार्केट है, जहां पर IPO जारी होता है, जहां पर FPO जारी होता है, जहां पर नए शेयर्स को हम जारी करते हैं, नए इशू जारी करते हैं, उससे जो टोटल जनरेशन हुआ है कैपिटल का वो है आपका 10.9 लाख करोड़ का। देखो यार ये चैप्टर में डेटा होगा और डेटा आपको एक बार देखना पड़ेगा। इकोनॉमिक सर्वे और बजट दो ऐसे वाहिद आपके टॉपिक्स हैं, दो ऐसे सर्टेन टॉपिक्स हैं जिन पे अगर पेपर में सवाल आया तो फंसेगा, ठीक है। और उम्मीद पूरी है कि RRB PO क्लर्क में और आने वाले पेपर्स में सवाल दोनों से, इकोनॉमिक सर्वे से भी इससे बनेगा, तो इनके डेटा तो पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। दूसरा इंडियन स्टॉक मार्केट जो है, अगर हम बात करें उसके मार्केट कैपिटल को कंपेयर करें तो GDP से, तो उस रेशियो में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मार्केट, जहां पर नंबर 1 पे ऑलरेडी आपका US है, लेकिन इंडिया जो है बेस्ड ऑन दी रेशियो ऑफ द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस डिवाइडेड दैट टू द GDP ऑफ द कंट्री, उस हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा जो एक स्टॉक मार्केट है वो भारत का है। फिर दोस्तों माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, जिसमें हम रिमोट लोकेशंस तक पैसा पहुंचाते हैं, गरीबों तक पैसा पहुंचाते हैं और उन्हें ट्रेन करते हैं, एजुकेट करते हैं कैसे उस पैसे का यूज़ करके वो अपनी पॉवर्टी से ऊपर आ सकें, अपने बिजनेस को ग्रो करा सकें। तो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया का बन चुका है आफ्टर चाइना।
देखिए शुरू किया था बांग्लादेश ने। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक एक करके कॉन्सेप्ट आया था, उस कंसेप्ट को इंडिया ने भी एम्बाइब किया और अब इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस का मार्केट है आफ्टर चाइना। फिर दोस्तों प्राइजेस एंड इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। इन्फ्लेशन की बात करें तो रिटेल इन्फ्लेशन इन द फाइनेंशियल ईयर 24 वाज एट 5.4%, जो कि पेंडेमिक के बाद सबसे कम है। अगस्त 2023 में जो डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स का प्राइस था उसे 200 रुपये तक कम कर दिया गया अक्रॉस ऑल मार्केट्स इन इंडिया। 29 स्टेट्स एंड यूटीज रिकॉर्डेड इन्फ्लेशन बिलो 6% इन फाइनेंशियल 24। आरबीआई ने इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन किया है, जिसमें आरबीआई ने कहा है कि 4.5% पर इन्फ्लेशन रहेगा रिटेल का फाइनेंशियल ईयर 25 में और 4.1% का रहेगा इन्फ्लेशन आपका इन फाइनेंशियल 26। तो जो एक मीडियम टर्म टारगेट था सरकार को दिया था आरबीआई ने कि हम 4% तक कर देंगे, जो कि लोअर, जो कि मीडियम रेंज है इन्फ्लेशन की, जो कि आइडियल रेंज है इन्फ्लेशन की, वहां तक हम फाइनेंशियल 26 तक पहुंच जाएंगे और कोई भी ऐसा शॉक नहीं लगेगा उस पर्टिकुलर एरा में। इनफैक्ट इसको डबल डाउन किया है आईएमएफ ने भी इसको एंडोर्स किया है, वाउच किया है। आईएमएफ ने कहा है कि इन 2024 द इन्फ्लेशन विल बी, रिटेल इन्फ्लेशन विल बी 4.6% एंड इन 2025 इट विल बी 4.2%। तो लगभग काफी सिमिलर है, सिर्फ 10 बेसिस पॉइंट्स का अंतर है दोनों में और ये एक सही नंबर है जो कि आरबीआई ने और इवन आईएमएफ ने भी उसको बैक किया है। फिर बात करते हैं एक्सटर्नल सेक्टर की। यहाँ पर हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, यहाँ पर हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट्स की या फिर जो अमाउंट हमने मेंटेन किया है। तो इंडिया का जो एक्सटर्नल सेक्टर है वो स्ट्रॉन्ग है डिस्पाइट जियोपॉलिटिकल हेडविंड्स, मतलब जो भी हो रहा है यूक्रेन में, जो भी हो रहा है सीरिया में, जो भी हो रहा है आपका अलग अलग जो भी हो रहा है गाज़ा में, उन सब के बिना भी इंडिया का जो एक्सटर्नल सेक्टर है, इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो हेल्दी है। अगर हम बात करें सप्लाई चेन की तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंडिया की रैंक 2023 में आपकी 38 पे है, जबकि 2018 में 44 पे थी, जो आउट ऑफ 39 कंट्रीज। तो इंडिया ने बेटर परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन एंड ट्रेड। सिमिलरली रेमिटेंस के मामले में हम वैसे भी सबसे ऊपर है, फिर से 2023 में रेमिटेंस के मामले में सबसे ऊपर थे और हमने क्रॉस किया $120 बिलियन का रेमिटेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इंडिया इन 2023। आप इससे अंदाजा लगाओ कि सेकेंड नंबर पे आपका मेक्सिको है, जो करीब करीब आपका 60 to 66 बिलियन डॉलर्स पे है, जो लगभग आधा है रेमिटेंस लेने में और देशों और इंडिया के कंपैरिजन में। रेमिटेंस का मतलब होता है कि इस केस मतलब होता है इनवर्ड रेमिटेंस, कितना पैसा बाहर से इंडियंस ने बाहर से इंडिया में ट्रांसफर किया गया एज अ अकाउंट ट्रांसफर, एज अ बैंक ट्रांसफर। तो उस अमाउंट की बात करें, खासतौर पे उसे या तो इंडियन जो बाहर काम करते हैं वो देते हैं, एनआरआईज देते हैं, या फिर जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो देते हैं। तो उसमें इंडिया को मैक्सिमम पैसा मिला है फिर से। सिमिलरली जो एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो है, कितना हमारा कर्जा है जो हमने दुनिया से लिया है, उसको कंपेयर करें हम जीडीपी से अपने, तो वो अभी ठीक ठाक है, वो है आपका 18.7% पे एट द एंड ऑफ मार्च 2024। अब यहां पर एक वर्ड आया दोस्तों, स्टिकी इन्फ्लेशन। ठीक है, अब ये होता क्या है? देखिए, ये होता है जब प्राइजेस डू नॉट एडजस्ट क्विकली टू चेंज इन सप्लाई एंड डिमांड लीडिंग टू पर्सिस्टेंट इन्फ्लेशन। मतलब हमें दिख रहा है कि चेंज होना चाहिए, जब ऐसी कंडीशन हो, जब हाई इन्फ्लेशन हो लेकिन ग्रोथ आपकी स्टैग्नेंट हो, कि इन्फ्लेशन भी ज़्यादा दिखे और ग्रोथ भी आपकी स्टैग्नेट हो जाए, उस कंडीशन को हम स्टिकी इन्फ्लेशन कहते हैं, जहां पर प्राइस आपके जो है वो बढ़ती रहती है। हालांकि सप्लाई डिमांड में चेंज हुआ है, फिर भी आपका जो प्राइस है वो उस हिसाब से चेंज नहीं होता, प्राइस आपकी फिर भी वहां पर ज़्यादा रहती है, हालांकि प्रोडक्शन लेवल स्टैग्नेंट रहते हैं। तो उस कंडीशन को हम स्टिकी इन्फ्लेशन कहते हैं। ये कंडीशन इंडिया में एक समय तक हमने ज़रूर से फेस की है। फिर दोस्तों आता है मीडियम टर्म आउटलुक, अ ग्रोथ स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया। अमृतकाल ग्रोथ स्ट्रैटेजी जो है, जो हमारा विजन है कि हमें 2047 2050 तक, जब हमारे 100 साल पूरे होंगे, तो हम चाहते हैं, हम एक अमृतकाल में हम रह रहे हैं और ये जो आने वाले साल हैं उनको देखते हुए 6 एरियाज पे हमें फोकस करना है। पहला, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना है, एमएसएमईज को एक्सपैंड करना है, वोकल टू ग्लोकल करना है, उन्हें ग्लोबल करना है।
एग्रीकल्चर एज ग्रोथ इंजन, एग्रीकल्चर को इनोवेट करना है। फाइनेंसिंग ग्रीन ट्रांजिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एग्जांपल है इसका। ब्रिजिंग एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट गैप, एजुकेशन शुड बी स्किल बेस्ड, एजुकेशन शुड बी जॉब ओरिएंटेड, ताकि वो बंदा जॉब पा सके या फिर कोई स्किल एनहांस कर सके। और आखिरी में जो स्टेट्स हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना, वो काम यहाँ पर दोस्तों आपका हो सकता है। फॉर इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो एट 7%, देखो ये भी कंडीशन है और इसको लेकर डिबेट भी हुआ था। सिटी बैंक ने कहा भी था कि 7% अगर ग्रोथ रेट रखी भी जाएगी तो भी वहाँ पर उन्होंने सवाल उठाए थे एम्प्लॉयमेंट को लेकर कि एम्प्लॉयमेंट कैसे आप कर पाओगे अगर 7% पे भी ग्रो करोगा। तो इनका मानना है कि 7% इज अ स्टैंडर्ड ग्रोथ, और अगर ये ग्रोथ हमें कंटिन्यू करनी है तो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर है उन्हें मिलकर एक पैक्ट करके काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि स्टेट पॉलिसी इज डिफरेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी एंड द प्राइवेट सेक्टर्स ओरिएंटेशन इज ऑल्सो डिफरेंट। तीनों को एक ही पेज पर, एक ही अलाइनमेंट के साथ काम करना पड़ेगा, तब जाकर हम जो 7% का एक एनुअल ग्रोथ है ऑन ईयर बेसिस उसे अचीव कर सकते हैं। फिर दोस्तों क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी ट्रांजिशन, डीलिंग विथ ट्रेड ऑफ, इसमें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं रिटेल इन्फ्लेशन जो था अप्रैल 2022 में वो 7.8% पे था, जो कि अबव था आरबीआई की लिमिट से। लिमिट आरबीआई की थी 4 + -2, मतलब 2 से लेकर 6% तक उसके ऊपर था, लेकिन इसको अब कम किया गया है। इसके अलावा जो पेट्रोल पर डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी थी उसे कम किया गया है। टैक्स जो था एक्सपोर्ट आयरन ओर्स का और कंसंट्रेट्स पर उसे इंक्रीज किया गया ताकि उससे रेवेन्यू जनरेट हो। 30% था, उसे अब कर दिया गया 50%। कस्टम ड्यूटी कॉटन इंपोर्ट्स पर वेव कर दी गई है, जो कि आपका रहेगा विद इफेक्ट 14/2022 अंटिल 30/2022। तो ये भी चेंज किया गया कि उन्होंने ओवरऑल जो एक कस्टम ड्यूटी है उसको भी जो वेव्ड किया है उसको ऑन द कॉटन इंपोर्ट्स। ये जो डेटा आपके सामने बेटा है, ये डेटा खास तौर पे 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे में था, तो उसको हमने कंपेयर किया है। आप कंपेयर कर सकते हो कि 7.8% था आपका अप्रैल 2022 में, अभी कितना है 2024 फाइनेंशियल ईयर में एज पर द सर्वे 5.4%, और कितना होगा 4.5, फिर कितना हो 4.1। तो आप 7.8 तक पहुंच गए थे पिछले सर्वे में, जो कि मैंने यहाँ पर इस स्लाइड को जानबूझ के रखा है, और अब कितना हो गया आपका 4.1% रहेगा फाइनेंशियल ईयर 26 तक। फिर इसी की बात करें तो अभी एक रिपोर्ट आई थी क्लाइमेट चेंज को लेकर आईएफसी की। उन्होंने कहा है कि जो इंडिया के एफर्ट्स हैं टुवर्ड्स मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंजेस, उसमें ये इकलौता G20 नेशन है जो अलाइंड है टू द 2 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मिंग, कि भाई वो अपने टारगेट्स को कोशिश कर रहा है मीट करने का, ताकि जो 2 डिग्री से कम का आपका ग्लोबल वार्मिंग हो 2030 तक, उसमें सिर्फ इकलौता इंडिया है आउट ऑफ G20 जो उस पर अलाइंड है। एज ऑफ May 31, 2024 जो शेयर है नॉन फॉसिल सोर्सेज का, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी में, वो अब 45.4% है। इतना परसेंटेज आपका अब नॉन फॉसिल फ्यूल से, चाहे वो सोलर हो, हाइड्रो पावर हो, न्यूक्लियर, उनसे आता है, चाहे ऑफशोर विंड हो, उनसे आता है। इसके अलावा कंट्री में जो एमिशन इंटेंसिटी है ऑफ इट्स जीडीपी, कितना उसका एमिशन इंटेंसिटी होती है जिससे कि कार्बन एमिशन होता है, नुकसान होता है, वो अब आपका रिड्यूस किया गया है बाय 33% इफ यू कंपेयर फ्रॉम 2005 टू 2019। 33% का इंटेंसिटी में कमी आई है। फिर दोस्तों सरकार ने कोल गैसिफिकेशन प्लांट की कोशिश की है शुरू करने की इस मिशन के अंदर, जहां पर सिन गैस करके वो सिंथेटिक गैस जनरेट करेंगे इस प्लांट्स में, और ऐसे 2 प्लांट बनाए जाएंगे, एक वेस्ट बंगाल में और एक आपका उड़ीसा में, ताकि उन प्लांट से हम कोल का भी एक नॉन पोल्यूटिंग तरीके से उसका यूज़ करें, ताकि उसको सिंथेटिक गैस में कन्वर्ट करके उसका इस्तेमाल फ्यूल के तौर पर करें। फिर जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स है सरकार के, उसको सरकार ने जारी किया है, जिसके अंदर पैसा सरकार बोरो कर रही है फॉर इन्वेस्टिंग द ग्रीन इकोनॉमी सेक्टर। उसके लिए जो गवर्नमेंट ने इशू किए हैं जनवरी-फरवरी में 16,000 करोड़ के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स 2023 फरवरी में, और उसके बाद 20,000 करोड़ के उसने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए इन अक्टूबर-दिसंबर ऑफ 2023। तो ये डेटा आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि अंतर आपको यहाँ पर दोस्तों दिखता है। फिर आते हैं दोस्तों सोशल सेक्टर पे और बेनिफिट्स दैट एम्पावर पे। तो सोशल सेक्टर की बात करें, सामाजिक सरोकार की बात करें, तो आयुष्मान भारत कार्ड्स का जो टोटल नंबर है वो दिए गए हैं 34.7 करोड़ लोगों को, और स्कीम के अंदर 7.37 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशंस भी उन्होंने एनेबल किए हैं ताकि उनको इससे फ़ायदा पहुंचा। उन्होंने हॉस्पिटल में मेडिकल सेवा इस योजना के अंदर ली है। इसके अलावा 22 ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स को पहचाना गया है अंडर दी आयुष्मान भारत
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हेल्थ इंश्योरेंस, उनके लिए भी इंश्योरेंस दिया गया है। इसके अलावा पोषण भी पढ़ाई भी प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है, जो कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम है, जिससे दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सल हाई क्वालिटी प्री स्कूल नेटवर्क बनाया जाए आंगनवाड़ी सेंटर्स पे, जहां पर ना सिर्फ उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाए बल्कि उन्हें शिक्षा भी हायर ऑर्डर की दी जाए। इसके अलावा दोस्तों विद्यार्थी इनिशिएटिव है, जिसका एक क्रूशियल रोल प्ले किया है इन एनहांसिंग एजुकेशन एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 1.44 करोड़ स्टूडेंट्स। उन्हें कम्युनिटी लेवल पर वॉलंटियर कंट्रीब्यूशन के जरिए उनकी एजुकेशन को, उनके एक्सपीरियंस को इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन उसे बेटर किया गया। तो ये 3 इनिशिएटिव्स हैं जिनसे न्यूट्रिशन पे काम हुआ है, पढ़ाई पे काम हुआ है और साथ ही साथ हेल्थ पे भी और इंश्योरेंस पे भी यहाँ पर सोशल सेक्टर में काम हुआ है। इसके अलावा रिसर्च डेवलपमेंट में इंडिया ने प्रोग्रेस की है। फाइनेंशियल 24 में 1 लाख पेटेंट्स के आसपास पेटेंट्स को ग्रांट किया गया। इसे कंपेयर करें तो सिर्फ 25,000 पेटेंट ग्रांट किए गए थे फाइनेंशियल ईयर 20 में। इसके अलावा अंडर प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण 2.63 करोड़ हाउसेज जो हैं उन्हें कंस्ट्रक्ट किया गया है फॉर द पुअर इन द लास्ट 9 ईयर्स, और ये डेटा है 10 जुलाई 2024 तक का। इसके अलावा 15.14 लाख किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो कि ग्राम सड़क योजना के अंदर हुआ है एज ऑफ 10 जुलाई 2024 तक फ्रॉम 2014-15। फिर एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द सर्वे, यहां पर हम सर्वे की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द सर्वे अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन किया है टू 3.2% इन फाइनेंशियल ईयर 23। ठीक है, जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट है, जो कि हम काउंट करते हैं फॉर पीपल बिटवीन द एज ऑफ 15 to 60, वो भी आपका डिक्लाइन किया है टू 6.7% इन द क्वार्टर, इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ मार्च 2024। अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 45% ऑफ द वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, ये मैक्सिमम है। सेकेंड नंबर पे 11.4% एम्प्लॉयड है, सॉरी सेकेंड नंबर पे नहीं, 11.4% है इन मैन्युफैक्चरिंग, 28.9% in services and 13% of the employment is in construction। तो अभी भी इंडिया का 45.4% जो लोग हैं जो एम्प्लॉयबल हैं वो एम्प्लॉयड कहाँ पर हैं? एग्रीकल्चर में, उसके बाद सर्विसेज सेक्टर है, फिर आपका फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन है, और फिर आखिरी में आपका यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है। इसके अलावा जो यूथ हैं जिनकी उम्र 15 to 29 है, मैं यूथ नहीं रहा, यूथ आप लोग हो, वहाँ पर भी अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन हुआ है और वो आपका अब 10% पे है इन फाइनेंशियल 23 इफ यू कंपेयर दैट टू 17.8% इन 2017-18। तो वहाँ पर भी एज पर द सर्वे अनएम्प्लॉयमेंट में कम ही जो है वो देखी गई है। मैं फिर आपसे कहूँगा, इस पर मैं एक MCQ भी लेकर आऊँगा आपके लिए छोटा सा, ताकि उससे क्लियर हो जाए क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए डेटा को देख लीजिएगा, बिकॉज डेटा मैंने बहुत ही सिलेक्टिव लिया है ताकि वही लोग जो आपके एग्जाम में, चाहे एग्जाम कोई सा भी हो, वहाँ पर फंसे। फिर एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो हम एम्प्लॉयमेंट जो प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन उसकी बात करेंगे, EPFO की बात करेंगे। तो जो EPFO का पेरोल है, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने EPFO अकाउंट ओपन किया ताकि उनके सैलरी से एक अमाउंट कटे, मैंने अभी डिस्कस किया 2 दिन पहले मॉर्निंग शो में भी, तो उसमें जो उम्र है नए सब्सक्राइबर्स की, उसमें से 2/3 जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनकी उम्र 18 से 28 ईयर्स की है, तो उन्होंने भी जॉब ली है, उनका भी अब EPFO से PF उनका कटता है। फिर जो गिग वर्कफोर्स है, आपने कभी जोमेटो से ऑर्डर किया होगा, आपने कभी ऑर्डर किया होगा लेट्स सपोज फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, तो जो डिलीवरी वाले करने आते हैं ना, उन्हें हम गिग वर्कर्स करते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स होते हैं। तो जो जो इंडिया का गिग वर्कफोर्स है जो इस तरह के कॉन्ट्रैक्चुअल काम करेंगे, वो एक्सपैंड करेगा टू 2.35 करोड़ बाय द एंड ऑफ 2029-2030। तब तक ये इतना नंबर हो जाएगा गिग इकोनॉमी में वर्कफोर्स का। फिर इंडिया को ऑन एन एवरेज हर साल 78.5 लाख जॉब्स एनुअली जनरेट करने पड़ेगी ऑन एवरेज अंटिल 2030 इन द नॉन फार्म सेक्टर, ताकि राइजिंग वर्कफोर्स को हम एम्प्लॉयमेंट दे सके। यहां पर हम एग्रीकल्चर की बात नहीं करें, हम इन जनरल बात करें, अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर 78.5 लाख जॉब जनरेट करनी पड़ेगी, तब जाकर जो राइजिंग वर्कफोर्स को एम्प्लॉयमेंट है वो मिल सकता है। सिमिलरली जो केयर करनी होती है या जो एक सपोर्ट देना होता है पेंशन के माध्यम से, डिसेबिलिटी अलाउंस के माध्यम से, या फिर एक्स ग्राशिया पेमेंट के माध्यम से, मतलब जो भी होता है,
तो 50.7 करोड़ पर्सन्स को केयर देनी पड़ती है इंडिया को। सरकार खुद के अकाउंट से पैसे उन्हें देती है अलग अलग तरीकों से। 2022 में ये नंबर बढ़कर हो जाएगा 64.7 करोड़ इन 2050। तो बिकॉज ऑफ द एजिंग पॉपुलेशन, जैसे मैंने आपको बताया था अभी आज के मॉर्निंग शो में कि 346 मिलियन डबल हो जाएगा एल्डरली पॉपुलेशन का नंबर 2050 तक। तो जाहिर सी बात है कि जो नंबर ऑफ पीपल हैं जिनको केयर चाहिए होगी, चाहे वो पेंशन के जरिए हो, मेडिकल केयर चाहिए हो सरकार के द्वारा, वो नंबर 50.7 करोड़ से बढ़कर 2050 में 64.7 होगा। अभी हमारी इकॉनमी एक यंग इकॉनमी है, लेकिन आगे चलकर इकॉनमी हमारी ओल्ड लोग भी ज़्यादा रहेंगे, बिकॉज जो हमारा रिप्लेसमेंट रेट है जो कि होना चाहिए परफेक्ट 2.1 पे, वो अभी हमारा 2.1 से कम है। इसका मतलब है कि उतने लोग नहीं पैदा होंगे जितने लोग पैदा होते थे, जिससे जो यंगस्टर्स का एक परसेंटेज, यूथ का परसेंटेज है हमारी पॉपुलेशन में जो है वो अपने आप कम हो जाएगा। फिर दोस्तों एग्रीकल्चर की बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर लाइट सेक्टर में जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो 4.18% का है एट कांस्टेंट प्राइसेस। ये आपका एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है। टोटल क्रेडिट जो दिया गया है टू द एग्रीकल्चर सेक्टर इज 22.84 लाख करोड़ का। एज ऑफ जनवरी 31, 2024 बैंक्स ने 7.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड इशू किए हैं और इसमें उन्होंने लिमिट रखी है। ओवरऑल इनका जो टोटल लिमिट है इन क्रेडिट कार्ड्स का वो 9.4 लाख करोड़ का। ये नंबर पढ़ लीजिएगा, ये नंबर आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 90 लाख हेक्टेयर्स एरिया हैज बीन कवर्ड अंडर माइक्रो इरिगेशन, जहां पर सिंचाई की सुविधा प्रोवाइड की गई है अंडर दी पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम बिटवीन 2015-16 टू 23-24। इतना एरिया अब इरिगेशन के अंडर आपका आता है और ये हो पाया बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम बिटवीन दिस पर्टिकुलर एरा। फिर स्मॉल मीडियम सेक्टर की बात करें तो इकॉनमी की ग्रोथ जो हम करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें, पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो वो 8.2% पर है। उसी ईयर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपकी 9.5% पर है। इसी सेक्टर में अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो फार्मा सेक्टर अब जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मा सेक्टर है बेस्ड ऑन वॉल्यूम, और हमारा जो वॉल्यूम का नंबर है वो है $50 बिलियन का। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर है वो आपका इंडिया है, और अब दुनिया के टॉप 5 क्लोथिंग एक्सपोर्टिंग नेशंस में इंडिया आ चुका है। इसके अलावा एक चीज़ तो जो लोग रेगुलर हैं, जो मेरे प्यारे ज़ॉम्बीज़ हैं करंट अफेयर्स मॉर्निंग वाले में, वो जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में हमने लीप्स एंड बाउंड्स बेटर किया है और 3.7% ग्लोबल शेयर हमारा है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ठीक है, ये हम प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली एक योजना होती है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसमें करीब 14 सेक्टर्स आते हैं लमसम। उन सेक्टर्स में बात करें तो उनमें से 1.28 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला है अंटिल मई 2024, और जिससे कि 10.8 लाख करोड़ की आपकी सेल हुई है, प्रोडक्शन हुआ है, और करीब इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है ऑफ ओवर 8.5 लाख रुपीस का। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इतना जो रुपए का आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी दोस्तों हुआ है। तो ओवरऑल इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंग टू द सर्वे आर परफॉर्मिंग रादर वेल एज पर द इकोनॉमिक सर्वे। फिर बात करते हैं इंडिया का जो होता है ना जूल क्राउन, जिसे हम कहते हैं क्राउन जूल, सॉरी, जो कि इंडिया की यूएसपी है, वो है, देखो एक तो पॉपुलेशन है जो कि नेगेटिव कोनोटेशन में है। पॉजिटिव बात करें तो पॉजिटिव में आपकी है सर्विसेज। तो सर्विसेज सेक्टर हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्टिव कंपनीज इन द कंट्री। 65% जो कंपनी इंडिया में है वो सर्विस सेक्टर में होती हैं, मेडिकल सर्विसेज में, बैंकिंग सर्विसेज में, टूरिज्म सर्विसेज में, इनमें होती हैं, आईटी सर्विसेज में इनमें होती हैं। और टोटल नंबर है एक्टिव कंपनीज का 16,91,495 एक्टिव कंपनीज का। ये सारे नंबर्स आप इंटरव्यू में कोट कर सकते हो, एग्जाम में जब आप कल को ऐसे भी लिखोगे पीओ मेंस के अंदर, वहां पर भी कोट कर सकते हो अगर कोई इकोनॉमी बेस्ड ऐसे आपका आता है, या फिर ये आपको हेल्प जरूर करेगा। ये जाना जरूरी है सर कितनी कंपनीज इंडिया में एक्टिव हैं। ठीक है, ग्लोबली इंडिया का जो सर्विसेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है दैट इज 4.4% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड 2022 में। कंप्यूटर सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज एक्सपोर्ट्स 73% यहाँ से आता है आपका एक्सपोर्ट। टूरिज्म सेक्टर में 92 लाख फॉरेन टूरिस्ट ने अराइवल किया 2023 में, और अगर कंपेयर करें 2022 से तो इसका परसेंटेज इंक्रीज है 43.5% का। फिर एक बहुत ही सुंदर सा वर्ड है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। इसका मतलब क्या होता है?
ऐसे कंपनी जिन्होंने अपने आईटी सर्विसेज को अपने सर्विसेज को दूसरे देश में आउटसोर्स कर दिया है, जहां पर वो उन्हीं पर्टिकुलर देशों में उन सर्विसेज को ऑटोमेट करके करवाता है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का इंडिया में हैदराबाद में कई और जगहों पर उनका बेंगलुरु में सेंटर है, गूगल का बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला हैदराबाद में। तो वो सेंटर्स में आईटी एनेबल्ड सिस्टम्स होते हैं, जहां पर उनके जो प्रोसेसेस होते हैं जिनको उन्होंने ऑलरेडी उन्होंने उसको शुरू कर दिया है, ऑटोमेट कर दिया, उसको इंडिया में फिर वो ट्रांसफर करते हैं। तो द ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इंडिया में वो ग्रो किए हैं। 1000 सेंटर्स थे आपके फाइनेंशियल 15 में, जो बढ़कर अब आपके 1580 हो गए हैं इन फाइनेंशियल ईयर 23। सिमिलरली इंडिया का जो ऑनलाइन परचेज और ई कॉमर्स सेक्टर है वो पहुंचेगा $350 बिलियन पे बाय 2030। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे नेशनल हाईवेज की। तो जो एवरेज पेस है नेशनल हाईवेज कंस्ट्रक्शन का वो 3 गुना आपका बढ़ा है, फ्रॉम 11.7 किलोमीटर्स पर डे इन फाइनेंशियल ईयर 14 टू अराउंड 34 किलोमीटर्स पर डे इन फाइनेंशियल ईयर 24। ठीक है। सिमिलरली इंडियन रेलवेज फाइनेंशियल 25 में जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें वो वंदे मेट्रो ट्रांजिट कोचेस को भी बनाएगा, जो मेट्रो की तरह चलेंगी बिटवीन टू एडजॉइनिंग सिटीज, फॉर एग्जांपल लखनऊ कानपुर, हैदराबाद सिकंदराबाद, बेंगलुरु मैसूरू, ऐसे एरियाज में जहाँ क्लोज बाय सिटीज़ है या फिर क्लोज बाय 2-3 सिटीज़ हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए इन्हें दोस्तों जो है वो आपका बनाया जाएगा। फिर बात करें क्लाइमेट चेंज का, तो देखिए पहला तो है कि वेस्टर्न जो अप्रोच है, वेस्टर्न कंट्रीज का अप्रोच है ग्लोबल नॉर्थ का, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज का, वो रूट प्रॉब्लम नहीं बात करता, दैट इज ओवर कंजम्पशन। लोग हद से ज्यादा रिसोर्सेस को कंज्यूम कर रहे हैं, उस पर वो फोकस नहीं करता। ग्लोबल परसूट ऑफ एनर्जी गजलिंग टेक्नोलॉजी सच एज एआई एंड लार्ज स्केल माइनिंग हैज कंट्रीब्यूटेड टू हाई फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन। उनका मानना है कि एआई को एनेबल करने में, इन सारी टेक्नोलॉजी को एनेबल करने में काफी पोल्यूशन होता है, काफी फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन होता है, और ये खतरे की घंटी है। देयर प्रैक्टिसेस इग्नोर ह्यूमंस अंडरलाइंग रिलेशनशिप विद नेचर। नेचर के साथ जो उनका एक सिम्बियोटिक नेचर है उसको वो वायलेट करते हैं। तो इनका मानना है कि मिशन लाइफ, जो कि लाइफस्टाइल फॉर एवरीवन है, ये एक ह्यूमन नेचर हार्मनी है जो कि कंजम्पशन करता है, लुकिंग इनटू द फ्यूचर। यहाँ पर एंडोर्स करता है वो पीपीपी को, प्रो प्लैनेट पीपल को, जो कि आज का भी, प्लैनेट का भी और फ्यूचर का भी सोचते हैं। ठीक है, तो उसको लेकर भी इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कशन किया गया है। तो दोस्तों ये था डिस्कशन हमारा इकोनॉमिक सर्वे का। बाकी हमारे जो यस ऑफिसर सब्सक्रिप्शन है वहाँ पर मैं इकोनॉमिक सर्वे का भी और बजट का भी एक माइंड मैप के जरिए उसका सेशन लेकर आऊँगा, और वो अवेलेबल होगा मेरे इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन में, जिसका नाम है कंप्लीट जनरल अवेयरनेस सब्सक्रिप्शन। आप यस ऑफिसर पे जाएंगे, वहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे और बजट सिर्फ एक बैंक एग्जाम के लिए नहीं है, वो आपका यूपीएससी, पीएससी, इवन एसएससी एग्जाम्स में भी आता है। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं अलग अलग एग्जाम्स की, उनके लिए वो होगा। उसके लिए अलग से मैं कोर्स अगले महीने लाने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा मेरा कंप्लीट जनरल अवेयरनेस सब्सक्रिप्शन, जिसका कोड है बेटा KP10। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप इस कंफ्यूजन में है कि अभी लूंगा, बाद में लूंगा, नहीं लूंगा, तो मैं आपको बता दूं कि जो मेहनत आपको दिखती है यूट्यूब पे, उसकी डबल ट्रिपल मेहनत करते हैं हम हमारे इन बैचेस में, खासतौर पे हम सब, और उसी में हम ऐसे नए नए बैचेस को लेकर आते हैं। तो उसके लिए ये ले सकते हैं, या फिर आप हमारा चारों का एक साथ ले सकते हैं। वहां पर भी आप KP10 कोड का यूज करें, और वहां पर आप हम चारों का एक साथ 6 मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स के लिए और 24 मंथ्स के लिए पैकेज अवेल कर सकते हो। तो देरी मत करो बेटा, बिकॉज इतना भरोसा तो आपको है हम पे कि हम 4 लोग ने ये शुरू क्यों किया है, ताकि हम आपको बेस्ट कंटेंट दे सके लंबे समय तक, ताकि हमें किसी भी और का मोहताज ना होना पड़े, हम आपके साथ ही रहें और आपके लिए हम कंटेंट यूट्यूब पे और हमारे एक्सक्लूसिव बैचेस में लेकर आए। तो विद दिस वी विल कम टू एन एंड। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर। मुलाकात करेंगे आपसे अब हम कल। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय बाय गाइस एंड पीस आउट। बाय बाय।